बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की सीनियरिटी का मामला है, इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक बार फिर जो आमिर फारूक साहब ने सरफराज डोगर साहब को, जो ट्रांसफ़र होके आए लाहौर हाई कोर्ट से, उनको सीनियर प्यूनी जज करार दिया गया। इसके खिलाफ अब चीफ जस्टिस को, यानी अपने चीफ जस्टिस को, आमिर फारूक साहब को, और याह्या आफरीदी साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनको रिप्रेजेंटेशन भिजवा दी है और कहा है इसको देखें, आप फिर फैसला करें कि सीनियरिटी क्या बनती है। तो ये एक बार फिर हमारे सामने तनाज़ा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां आमिर फारूक साहब ने न सिर्फ ये कि डोगर साहब को सीनियर प्यूनी जज बनाया, इससे पहले जजेस पहले ही इस बारे में चीफ जस्टिस से अपनी अदालत में बात कर चुके थे और कह रहे थे कि इनको सीनियर प्यूनी जज नहीं बनाया जा सकता। न सिर्फ ये कि ये सीनियर प्यूनी जज बनाया, बल्कि एक और काम किया गया आमिर फारूक साहब की जानिब से। हुआ ये कि उन्होंने जो अदालत की कुछ कमेटियां हैं, जैसे इंतज़ामी कमेटी है, उस कमेटी में उन्होंने लगा दिया नए जजेस को। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, इसमें आपने 2 नए जजेस को, जिनका 1 दिन का तजुर्बा है इस अदालत में, 1 दिन का तजुर्बा, उनको लगा दिया। सरफराज डोगर साहब लगा दिए गए और इनके साथ साथ इस कमेटी में लगा दिए गए जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब, जो सिंध हाई कोर्ट से आए थे। इन दोनों को आपने लगा दिया गया इस कमेटी में। आमिर फारूक साहब जो हैं वो इस कमेटी में मौजूद रहेंगे। तो किया क्या गया कि पहले से मौजूद वो जज साहिबान, जिनमें से खत लिखने वाले जज थे, जो कह रहे थे कि एजेंसीज हमारे काम में मुदाखलत करती हैं, उनको साइडलाइन एक के बाद एक करके किया जा रहा था। ये काम किया गया और अब ये जो जज साहिबान हैं, इन्होंने ये कहा है कि किसी भी तौर पर ये नहीं किया जा सकता। इसके साथ हुआ ये कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ये जो अपनी कमेटी अंजाम दे रहे थे, तो वो भी इनसे ले ली गई और इनकी जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का चार्ज वापस लेकर दे दिया गया आजम खान साहब को। तो 3 जज साहिबान जो नए आए थे, उनको अहम तरीन जिम्मेदारियां दे दी गई आमिर फारूक साहब की जानिब से। तो ये बताया गया कि जो जज साहिबान पहले से मौजूद हैं, वो न सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस का जो ओहदा है उस पर नहीं जा सकेंगे, साफ तौर पर नजर आ रहा है मेरी राय में, साथ ही ये भी हमने देख लिया कि अहम तरीन ओहदों से उनको हटा दिया गया है और जिनको आए हुए 1 दिन 2 दिन या 1-2 हफ्ते हुए हैं, उनको अहम तरीन जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो जो जज साहिबान पहले से मौजूद हैं, उन्हें साइडलाइन साफ तौर पर किया गया है। ये बहुत बड़ा मामला है। ये मामला इस तरह से ठंडा हो जाए, ये जज साहिबान नहीं होने देंगे, ये हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके बाद एक मामला और बहुत बड़ा है। ये मामला है एक नौजवान सहाफ़ी के अगवा का मामला। ये है ज़ईम लगारी। ये एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे थे, इसके अलावा अपना भी यूट्यूब चैनल चला रहे थे। ज़ईम लगारी जो है, ये रात 2:15 पर उठा लिए गए। इनके एक कज़न की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दी गई है और अदालत में दरख्वास्त देते हुए कहा गया है कि मेरे कज़न को उठा लिया गया। अभी मैं तफसील बताता हूँ कि उस दरख्वास्त में क्या लिखा है। और इनका एक थंबनेल जो है वो वायरल हो रहा है। हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी मोहम्मद उमैर, छोटे भाइयों की तरह हैं। उमैर ने ट्विटर पे आके लिखा कि ज़ईम लगारी रात से अपनी स्टोरी की वजह से गायब हैं। स्टोरी गलत है तो तरदीद की जा सकती है, राब्ता करके स्टोरी डिलीट करवाई जा सकती है, मगर यह गायब करना सबसे बड़ा जुर्म है। डंडे के जोर पर मिली हुकूमत, हर मसले का हल डंडे से निकालने पर बज़िद है। अब इनका एक थंबनेल वायरल हो रहा है ज़ईम लगारी का, जिनको मुबैना तौर पर उठा लिया गया है। और मुबैना तौर पर भी नहीं, बल्कि इनके ख़ानदान का इल्ज़ाम यह है कि इनको एलीट फोर्स के जवान ले गए हैं, वर्दी वाले भी और सादा लिबास भी। इनका थंबनेल है मरियम नवाज की गजब करप्शन की गजबनाक कहानियां, 10 किलोमीटर रोड रंग करने पर 15 करोड़ लगा दिया। अब ये जो लाहौर में मोटरसाइकिल्स के लिए एक सेपरेट लेन बना दी गई है, उस पर हरा रंग कर दिया गया है, तो 10 किलोमीटर पे 15 करोड़ लगाए गए, ज़ईम ने यह बताया।
बाज दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा रकम है, लेकिन ज़ईम ने बहरहाल ये स्टोरी की थी। इस स्टोरी के बाद ज़ईम जो है वो गायब हो गए हैं। अब ज़ईम के गायब होने की कहानी में हमारे सामने इनके खानदान की जानिब से जो दरखास्त दायर हुई, वो दरखास्त क्या बताती है। उस दरखास्त पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि ये आइन के किस आर्टिकल के तहत है। अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, रिकवरी ऑफ मोहम्मद ज़ईम लगारी सन ऑफ अब्दुल अजीज बेरिंग CNIC नंबर, फिर इनका आगे CNIC नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें ये लिखते हैं कि रात 2:15 पर दरवाजा तोड़ा जा रहा था। आवाज सुनकर उठे तो एलीट फोर्स की वर्दी में लोग थे, 4 अदद डाले थे, 1 अदद टोयोटा कोरोला थी, ये गाड़ियां थी। जो लोग आए वो अंदर घुसे, घुसकर उन्होंने गालम गलोच की, हिरासा किया और मोबाइल फोन, माइक, दीगर चीजें ये भी ले ली और ज़ईम को भी ले गए और अपने साथ लेकर चले गए। ये बताया गया कि 2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा, इसमें ये लिखा हुआ है। और उसके बाद ये नहीं छोड़ा गया तो ये अदालत आ गए हैं। द पिटिशनर एंड फैमिली मेंबर्स अप्रोच द पुलिस स्टेशन। कहना, ये कहना की रिहायशी हैं, बट डिटेनी वॉज नॉट देयर एंड बिकम मिसिंग पर्सन टिल टुडे। ये इन्होंने लिखा हुआ है अपनी दरखास्त में। अब यहां पर इन्होंने ये दरखास्त दायर करते हुए किस किस को फरीक बनाया है आप ये भी देख लीजिए। इन्होंने फरीक बनाया है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, इन्होंने फरीक बनाया है IG पुलिस जो हैं उनको, उनके साथ CCPO लाहौर को, उनके साथ FIA को थ्रू इट्स डायरेक्टर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन तमाम को फरीक बनाकर इन्होंने कहा है कि ये हमारे साथ ज्यादती की गई है। आलिया हमजा साहिबा जो हैं उन्होंने इस पर आवाज उठाई और कहा कि हेबियस की पिटीशन जो है हब से बेजा में रखा गया है, किसी को गायब कर दिया जाए गैर कानूनी तौर पर, यह दायर की गई है। ज़ईम लगारी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला उभरता हुआ नौजवान सहाफ़ी कल रात से सिर्फ इस बात पर अपने घर से अगवा है कि उन्होंने हुकूमत वक्त की करप्शन पर आवाज़ उठाई, सब उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। आलिया हमजा साहिबा ने यह बात की है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत, ये जो लाहौर में सड़क को रंग करने का मंसूबा है, इस मंसूबे पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जाहिर है कि अगर ये समझती कि करप्शन नहीं की तो आपने अभी एक कानून पास किया, उस कानून के तहत फेक न्यूज़ बताकर इस नौजवान को आप गिरफ्तार करवा सकते थे और फिर केस आगे चलता। इस नौजवान की खबर गलत है, ये इसको बताते और बताते कि हमारा मौक़िफ़ यह है कि इस पर इतने पैसे लगे हैं, जो तरीका होता है ये किया जा सकता था। आपकी खबर गलत है, प्लीज़ इसको डिलीट कर दीजिए। ये भी किया जाता है, ये कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय सहाफ़ी को गायब कर दिया गया है और ये उसके ख़ानदान की जानिब से दी गई एप्लीकेशन है। मामला सीरियस है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में इमरान रियाज खान उनके आते ही उठा लिए गए थे और फिर 10 दिन लगा दिए गए थे, 1 2 3 चीज़ें, और ये सब कुछ हुआ। और ये मकबूल जान साहब हमने देखा था, बहुत सऊबतें बर्दाश्त की और यह मकबूल जान साहब ने, और फिर उसके बाद बिलाखिर बड़ी मुश्किलों के साथ उनकी रिहाई हुई। और भी सहाफ़ी हैं जो ये बताते हैं कि उनके साथ ऐसे मामलात के जिनमें नौकरी गई, ऐसे मामलात के जिनमें उनको हिरासा किया गया या गायब किया गया। शाकिर आवान एक बहुत बड़ी मिसाल है। न सिर्फ ये कि शाकिर आवान की नौकरी गई, बल्कि शाकिर आवान अपने घर से उठाए गए, एक ट्विटर स्पेस में लाइव मौजूद थे, घर से उठाए गए थे और फिर कहाँ रहे नहीं पता। और हमारी अदालतें जिस जगह से केस शुरू करना होता है कि अब बंदा आ गया है, इससे पूछते हैं तुम कहाँ थे, किन के पास थे, जिनके पास थे उन्होंने कैसे रखा, वो क्या कहते थे, और छोड़ा तो कैसे छोड़ा, और फिर उसके बाद हुकूमत से पूछें कि ये कौन सा मजाक है। जिस जगह से केस शुरू होना चाहिए अदालतें उस जगह केस खत्म कर देती हैं। अभी जो ज़ईम लगारी गायब हुआ है, तो इसके बाद गायब होने से पहले स्टोरी क्या है कि मरियम नवाज शरीफ हुकूमत की गजब करप्शन की गजब कहानी है। उसके बाद ये गायब होता है और अब अगर ये 2 4 5 10 रोज में वापस आएगा तो यहां से केस शुरू होना चाहिए, लेकिन और इंशाल्लाह वापस आएगा, लेकिन वहां केस खत्म कर दिया जाता है। तो ये हमारी अदालतों का बड़ा ऐसा किरदार है कि जिस पर मैं पीका के आने के बाद कम से कम भी कहूं तो मुझे ही कम से कम किरदार बहुत बुरा लगता है। ये किरदार जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमने बार बार देखा है। इमरान रियाज के केस में, शाकिर आवान के केस में, अहमद फरहाद के केस में, जो शहजाद अकबर साहब है उनके भाई के केस में, अजहर मशवानी के भाइयों के केस में हमने बार बार देखा है। ये तो आम लोग हैं, सहाफ़ी हैं या किसी के भाई हैं, उसके अलावा
हमने ये भी देखा है कि एमएनएज गायब हुए हैं, बार बार गायब हुए हैं, और उनके केस में भी कुछ नहीं हो सका। तो ये इस मुल्क में एक आध बार नहीं, बार बार हो रहा है, और ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये हम सबके सामने की बात है कि ये हुआ है और इस पर हमारी किसी अदालत ने कुछ नहीं किया। क्या आगे कुछ होगा? तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ना पहले कुछ हुआ है, ना अब हमें कुछ होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ मामला ये जो सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी समात हमारे सामने चल रही है। जिस तरह से समाज से चीजें निकल कर आती है ना, खबर आती है, टिकर आते हैं, और हमें पता चलता है कि जज साहिबान अपने रिमार्क्स में क्या कह रहे हैं, क्या सवालात उठा रहे हैं, उससे हमें यह लगता है कि शायद सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता, हमारी अदालत ऐसा फैसला दे सकती है। ये कलम बात कर रहे थे कि युगांडा की अदालत ने यह कहा कि सिविलियन का मिलिट्री अदालत में, फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। हुकूमत ने कहा नहीं मानते। यह भी हमारे सामने हुआ है, और ये हमारे यहां दोबारा हो सकता है, इस बात का खदशा, और बड़ा ठीक ठाक खदशा मौजूद है। अभी ताज़ा समात में क्या हुआ है, अगर आप ये देखें तो इससे भी आपको अंदाजा होता है कि क्या चीजें पॉसिबल हैं। सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर 26 नवंबर को 3 रेंजर्स अहलकारों के कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है। मुझे कहा गया है कि अदालत और टीवी पर बोलना बंद कर दो, वरना तुम्हें भी मिलिट्री कोर्ट्स ले जाएंगे। हो सकता है मुझे अब गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सलमान अकरम राजा साहब आईनी बेंच के रूबरू दलाइल दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। हमारे यहां चीजें यहां पहुंच चुकी हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दी और कहा, जिन लोगों ने फौज ज्वाइन करके बुनियादी हुकूक सरेंडर किए, उनको दूसरों से नहीं मिलाया जा सकता। इल्जाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आजाद फोरम पर ही हो सकता है। कहा जाता है कि आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुताल्लिक दफात दहशतगर्दों के लिए हैं। दरअसल ये दफात हुकूमत अपने मुखालिफिन पर लगा रही है। और इस वक्त हम जो सिचुएशन अपनी अदालतों में देख रहे हैं, उसमें हमें यह नजर आता है कि अदालत यह कहती है कि अगर किसी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उस कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। यह हमारी अदालत ने कहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या कानून पर अमल दरामद हो रहा है? क्या सिविलियन का फौजी ट्रायल करना, यह हमारी अदालत ने ही कलअदम करार नहीं दे दिया था, यह फैसला नहीं दे दिया था कि नहीं हो सकता, यह ट्रायल दे दिया था। उसके बाद क्या अदालत के फैसले पर अमल हुआ था? नहीं हुआ था। क्या अदालत के दीगर फैसलों पर इस हुकूमत ने अमल दरामद किया है? नहीं किया। क्या अब अदालत जो ये तमाम चीजें बैठकर देख रही है, सुन रही है, उसने खुद अपने वकार, अपनी तौकीर के लिए सवाल किया कि जब अदालत ने फैसला दे दिया था तो अदालत के फैसले पर फौजी हुक्काम ने अमल दरामद नहीं किया? जिस वक्त अदालत ने कहा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो उन तमाम अफराद को हवाले कर दिया जाना चाहिए था सिविल सेटअप के। क्या यह किया गया? नहीं किया गया। क्या ऐसा करना तौहीन अदालत है? अदालत ने यह सवाल किया, नहीं किया। और यही अदालतें अब यह कह रही हैं कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता। जब अदालत ने ही यह कह दिया था कि यह नहीं हो सकता, तो मामला अपील में आने से पहले अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत अपनी तौकीर पर भी सवाल नहीं कर रही है। यह इतना बड़ा मामला है, मगर खामोशी है, और खुद अदालत अपनी इस बेतौकीरी पर खामोश है। तो हम एक आम शहरी की, एक आम शख्स की क्या बात करें? ये इस वक्त हमारी सिचुएशन है। यहां से आगे हम कहां जा सकते हैं? यानी अदालत ये फैसला दे दे कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता, तो वो तो एक ऐसा मामला है कि जो अदालत के सामने है। ये जो अजहर मशवानी के भाई गायब हुए, शाकिर अवान गायब हुए, इमरान रियाज गायब हुए, एमएनएज गायब हुए, बाज़ एमपीएज गायब हुए, बाज़ सियासी कारकुन गायब हुए, बाज़ सियासी शख्सियात के या अहम शख्सियात के घर के लोग गायब हुए, ये सब कुछ हुआ। क्या हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों पर अदालतों ने सवाल किया है? क्या अदालतों ने, जो शहरी है जिसकी हिफाजत का जिम्मा रियासत ने ले रखा है, क्या अदालत ने रियासत का एक बड़ा ऑर्गन होते हुए इस जिम्मे पर सवाल उठाया है? नहीं उठाया। क्या यह जिम्मेदारी पूरी की है? नहीं की। अब मैं बार बार आपको यह मिसाल देता हूं, एक बार फिर देने पर मजबूर हूं, कि हमारे यहां जो इस्लामाबाद में धरने के मौके पर हुआ था, एक नौजवान फौजी ऑफिसर ने गाड़ी चढ़ाकर 2 लोगों की जान ले ली थी। सिविलियन हुदूद में सब कुछ हुआ था।
कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको मैं, आप, पीका वगैरह कोई भी चीज़ झुटला नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो हम जहां कानून की बात करते हैं कि नया कानून आ गया है, इस कानून पे अमल दरामद होगा, ये गलत किया जा रहा है, ये ठीक करना होगा, वहां हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यहां जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन पर, हमारे यहां जो एग्जिस्टिंग वायलेशंस हैं उन पर अदालत कुछ नहीं कर पाती। तो नए बनने वाले किसी कानून पर, अपने किसी फैसले पर अदालत किस हद तक अमल दरामद करवा सकेगी, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर में इमरान खान साहब का मामला, खत लिखने के बाद का, उनकी बहन अलीमा खान साहिबा बाहर आई और वो ये कहती हैं कि इमरान खान जो हैं वो शहरियों की आज़ादी के लिए, अपने कारकुनों की आज़ादी के लिए, उनके हुकूक के लिए खड़े हुए हैं। और ये जो बात की है इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से, ये इस्टेब्लिशमेंट को आईनी हुदूद के अंदर रखने के हवाले से बातचीत है। ये ख़त उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इमरान खान ने अब भी अपनी फैमिली से 2 डिमांड्स की हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि एक, जो किताबें मैंने आपसे मांगी हैं वो किताबें मुझे लाकर दीजिए। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे कारकुनान के लिए, मेरी जमात के लोग आवाज़ उठाएं, उनकी बात करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।